हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। और उसमें आदिकाल हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पंक्तियाँ भी मैंने आपको कल प्रोवाइड करवा दी थी। आज मैं आपको आदिकाल के जितने भी PYQ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ। तो प्लीज़ सभी शुरू से लेकर अंत तक क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें। और ये क्लास भाई आपको 6 या 6:30 बजे के आसपास मिल जाती है सुबह। तो प्लीज़ आप सभी इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज की अपनी क्लास का। आदिकाल की क्लास है और आदिकाल के ये PYQ रहेंगे। भला हुआ जो माणिया बहिणी हमारा कंतु, लज्जे तू बेसिहु जय भग्गा घरु अंतु का तात्पर्य क्या है। तो देखते हैं क्या तात्पर्य है भाई। हे बहन, अच्छा हुआ जो मेरा कांत मारा गया। बिल्कुल ठीक है ना। भला हुआ जो मारिया बहनी मेरा कंतु, कंतु यानी पिता ना, सॉरी पति, पति होता भाई कंतु। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक नहीं था, ये गलत है भाई। उसके मारे जाने से देश का ही भला हुआ, ये भी गलत है। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई हूँ, ठीक है। अगर मान लो युद्ध से मेरा पति भाग के आ जाता तो मैं अपनी सखियों के बीच लज्जा महसूस करती, लेकिन अब मेरा पति जो है युद्ध में मारा गया तो मैं अपनी सखियों के बीच क्या है, लज्जा से बच गई हूँ। तो अपना AD बिल्कुल ठीक है। तो भाई सही उत्तर हमें बताना है। A और D अपना बिल्कुल सही है। तो A और D अपना A आंसर में है। A आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिमिन ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया। ठीक है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद कौन आया था भाई देवगिरी को जीतकर दिल्ली, तो चामुंडराय दाहिमिन, ठीक है। तो उसने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था। तो रेवता पर मृगया के लिए, रेवता नदी में नौका विहार के लिए, गुज्जर नरेश से युद्ध के लिए, या मोहम्मद गोरी के मानभंग के लिए। तो भाई उन्होंने रेवता पर मृगया के लिए, ये मैंने पीछे आपको थ्योरी क्लास में सभी बताए हैं, ठीक है। किसी बच्चे ने थ्योरी क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाकर देखना। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर हमें बताना है। क्या भाई गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। तो इस पहेली का उत्तर है अरहर, जो अरहर की दाल होती है वो है ये। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय, ठीक है। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है इनमें से। तो राजनीतिक द्वंद्व नहीं, वैसंधि नहीं है भाई, पुरुष परीक्षा है और अनमेल विवाह। बिल्कुल A और D अपना ठीक रहेगा। A D ठीक है, सही बताना है। A और D कहाँ है भाई, सॉरी A और D नहीं, C और D है। हाँ C और D है, C और D है, C और D अपना D आंसर में है। सही उत्तर का चयन करना था तो C और D। अगला क्वेश्चन है, पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का सही उत्तर हमें बताना है। क्या अभी पौन चलते ही वह अपना शरीर को बढ़ा लेती है। अगर पौन चलती है तो क्या अपने शरीर को बढ़ा लेती है। जल पीवत वह जीव गवावे, और पानी जब पीती है तो वो अपना जीवन क्या गवा देती है वह प्यारी सुंदर नार, जो तो वे क्या है, वो सुंदर नार है, नार नहीं पर है वह नार, ठीक है। तो इस पहेली का हमें उत्तर बताना है, स्त्री, लता, नाली या आग। तो आग है भाई इसका आंसर, ठीक है। ये आंसर ठीक रहेगा। आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, रेवता समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी बातें सही हैं वो हमें बतानी है। तो देखते हैं भाई। ये है, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणिमाणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह से मुक्त करवा। बिल्कुल ठीक है। अगला है, खिज खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। बिल्कुल नहीं हुई। सुल्तान और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सम्मानित कर भेजा। बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि उसने
जब उसने उसके जो नरेश थे उन्होंने पैसे वगैरह, एक हाथी घोड़े वगैरह सारी चीज़ जब पृथ्वीराज को दे दी थी, ठीक है, तो सुल्तान सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने जो गजनी नरेश था उसको सम्मान पूर्वक उसके घर भेज दिया था। तो ए और सी ठीक है। दी और देखिए, तो पृथ्वी ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगाया। नहीं भाई, भगाया नहीं था, सम्मान पूर्वक उसको अपने घर भेज दिया था। तो ए और सी बिल्कुल ठीक है। तो ए और सी बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रेवता तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्र बरदाई ने कवित्व संज्ञा दी, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्व संज्ञा वे छंद है, तो क्या है भाई वे? तो सवैया है, घनाक्षरी है, रूला है या छप्पे है? तो वे छप्पे है। डी आंसर ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम मैंने आपको बताना है, सही अनुक्रम बताना है। मैंने आपको जब ये थोड़ी क्लास करवाई थी, जब मैंने आपसे कहा था ये प्रकरण देकर कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रकरण के अंदर से ही पूछ लिए जाते हैं, भाई इस प्रकरण में कौन कौन से कवि है, या इस प्रकरण का एक पैरा दे के पूछ लिया जाएगा ये प्रकरण, ये जो पैरा है या कथन है ये कौन से प्रकरण से हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, अनुक्रम बताना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? पहले हमने क्या देखा था? सामान्य परिचय। प्रकरण 1 में क्या था? सामान्य परिचय, ठीक है। फिर था अपभ्रंश काव्य, फिर थी देश भाषा काव्य, और लास्ट में था फुटकल रचना। तो 1 2 3 4 सॉरी बी ए डी सी, बी ए डी सी बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दैसिल बहना सब जन मिठा ते तेसन जप्पो अवट्टा, किसने कहा भाई? ये भी मैंने आपको बताया था, दैसिल बहना सब जन मिठा ते तेसन जप्पो अवट्टा। इसलिए कहती हूँ थ्योरी क्लास करके हम क्वेश्चन करेंगे तो हम बिल्कुल आसानी से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये विद्यापति जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक श्रेणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? क्या भी सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक श्रेणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने। तो ये कथन भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया। देखो जब मैंने पढ़ा था, जब आपसे पूछा था ना भाई अपभ्रंश काव्य या कोई भी प्रकरण दे देंगे उनमें से पूछ लेंगे ये कौन से प्रकरण का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से कवि हैं। तो मधुकर कवि नहीं, श्रीधर पाठक नहीं, देवसेन है, सोमप्रभ सूर्य और विद्याधर है। तो अपना 3 4 5 देखते हैं, 3 4 5 डी आंसर में है, डी आंसर अपना ठीक रहेगा भाई। आगे क्वेश्चन है, परिसोर तन दगमग अग जू है सुल्तान, अब यही मत विचारिए लरन मरन परवार। पृथ्वीराज रासो में यह कथन में किस पात्र का ये कथन है? तो किस पात्र का ये कथन रहेगा भाई? परिसोर तन दगमग अगन जो है सुल्तान, अब यही मत विचारिए लरन मरन परवान। तो पृथ्वीराज चौहान का कथन रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के बारे में जो सही तथ्य है वो हमें बताने। भाई इनमें से सही तथ्य कौन सा है? उनका जन्म पटियाला में हुआ था? नहीं। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? बिल्कुल ठीक है, हमने पीछे भी देखा है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे? बिल्कुल ठीक है ये भी। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो? नहीं भाई, उन्होंने तो ये कहा था मुझसे अगर पूछना तो कुछ भी हिंदी में पूछो। तो इसमें क्या है, सही बताना। तो 2 और 3 बस ठीक है, जो 2 3 है ये सही है। तो अपना सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? ठीक है, जो चंद्र बरदाई जी है उन्होंने जो पृथ्वीराज रासो लिखी है इसमें
मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? तो अरिल, पदड़िया, कवित या सवैया? तो कवित छंद का प्रयोग किया है। सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंद्रबाला रास के रचयिता है? जिनधर्म सूरी, सुमति गणी, मुनि, जिन विजय या आसगु? तो चंद्रबाला रास के रचयिता कौन है? आसगु कवि रहेंगे। जिन धर्म सूर्य की कौन सी रचना स्तुलिभद्र रास है? सुमति गण की कौन सी है भाई? नेमिनाथ रास है। मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, ये मुनि जिन विजय जो है इनकी रचना आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कौन सी रचना जिन विजय की? मैंने थ्योरी क्लास में आपको सभी बता रखे, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। जिस भी बच्चे ने अगर थ्योरी क्लास देखी होगी वो ये बिल्कुल बता सकता है भाई। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो स्वयंभू आएंगे, सभी को पता है स्वयंभू आएंगे। तो दो कहाँ पे? दो बिल्कुल एक ही ऑप्शन में है, ठीक है? तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। स्वयंभू, लुईपा, पुष्पदंत और लास्ट में हेमचंद्र, ठीक है? ये आएंगे। तो देख लेना आप, स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी के लगभग हुआ था, ठीक है? लुईपा का 773 ईस्वी के, और पुष्पदंत का 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ था, और पुष्पदंत तो इनसे पीछे थे। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया था? भाई इनमें से कौन सी ऐसी काव्य धारा है जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया? तो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य? तो सिद्ध साहित्य भी भाई। तो अपना ए आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई है, जो चंद्रबरदाई है वो हमें बताना है, ठीक है? उनके विषय में जो सही है वो हमें बताना है उत्तर में। तो भाई केवल कवित के रचयिता, ये तो बिल्कुल गलत है। चंद्रबरदाई के विषय में बोल रखा हिंदी के प्रथम महाकवि, ये बिल्कुल ठीक है। केवल दोहा और तोमर के रचयिता, नहीं भाई। व्याकरण में पारंगत, बिल्कुल ठीक है। तो अपना 2 और 4 ठीक रहेगा। 2 और 4 भाई अपना डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की रचना है भाई कीर्तिलता? अवध भाषा की है, अपभ्रंश की है, मैथिली की है, ब्रज की है? देखो भाई, नेट के दिसंबर 2004 में पेपर आए हुए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो कीर्तिलता किस भाषा की है? अवध की है भाई, ठीक है? आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की? आदिकाल में पूछ रखे भाई, किस कवि ने अवध भाषा में रचना की? तो किसने की है? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबुन ने या मंजर ने? तो किसने की है? अब्दुल रहमान ने की है। 2 का हमारा बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में? तो आला किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। देख लो भाई, नेट के दिसंबर 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाई, सुमेलित करना है ये क्वेश्चन, ठीक है? मैं आपको वैसे ही करके दिखा देती हूँ क्योंकि कूट इसका आगे है। तो खुमान रासो किसकी है? खुमान रासो दलपति विजय की है। किसकी है भाई? खुमान रासो दलपति विजय की है। परमाल रासो किसकी है? परमाल रासो है भाई जगनिक की, ठीक है? किसकी है? जगनिक की, जगनिक की है भाई, ठीक है? बीसल देव रासो नरपति नाल की है, ठीक है? आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किसकी है भाई? पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई की। तो देखते हैं, खुमान रासो दलपति विजय की पहला क्या आएगा? 3, पहले का 3। तो देख लो भाई, इसका पहला ही ऑप्शन है, पहले का 3 है। वैसे मैंने आपको बता दिए सभी कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है भाई? किसे कहा जाता है अभिनव जयदेव? चंद्रबरदाई को, विद्यापति को, पुष्पदंत को, जगनिक को? किसको कहा जाता है भाई? विद्यापति को कहा जाता है। जब मैंने आपको क्रमबद्ध जो करवाई थी उसमें मैंने आदिकाल जब करवाया था तो मैंने विद्यापति के सभी नाम आपको लिखवाए थे, ठीक है? तो आप जाके मेरी वीडियो को देख लेना, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्रमबद्ध अध्ययन करवाने के बाद ये क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है और मैंने भारतीय काव्य शास्त्र तक आपको क्रमबद्ध अध्ययन
करवा रखा है, जो मैंने अपने नोट्सों में से करवाया है वो है। उसके बाद ही मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाए हैं। जब भारतीय काव्य शास्त्र तक के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे हमारे, तो हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ही जो आधुनिक काल है हम वो स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो किसको कहा गया? बौद्ध और सिद्ध की, जो बौद्धों और सिद्धों की भाषा है उसको संध्या भाषा कहा गया है अभी। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित का है, इतने में ही देख लेते हैं। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना। जो भाई एक तरफ रचना दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी भाषाएं दे रखी है। तो विजयपाल रासो की क्या भाषा रहेगी? तो अपभ्रंश रहेगी भाई। चर्यापद की क्या रहेगी? संध्या भाषा। ठीक है। विद्यापति की पदावली, इसकी क्या है? मैथिली भाषा है। और पृथ्वीराज रासो की क्या है? हिंदवी भाषा है। तो देखते हैं, विजयपाल रासो पहले का 2। ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि एक में ही ऑप्शन है हमारा 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ठीक है। तो कौन है भाई? स्वयंभू है। कौन है? स्वयंभू है। अगला, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत? तो कौन सा? पृथ्वीराज रासो है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? वीर रस की रचनाओं में पूछ रखी है। जो आदिकाल साहित्य था उसमें जो वीर रस की रचनाएं हुई थी उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी का किया गया था भाई? डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? जो शब्दानुशासन है उसके लेखक कौन है? तो कौन है भाई? हेमचंद्र उसके लेखक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो खालिक बारी है वो किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो की, अकबर की? तो किसकी है भाई? अमीर खुसरो की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, इनमें कौन सा युग्म क्या है? संगत है। ठीक है। संगत यानी सही है, वो हमें बताना है। तो बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है भाई? कौन है? नरपति नाल है। यही क्या हमारा ठीक है। आगे देख लेते, खुमान रासो के कौन है? पीछे आया था ना जब हमने मिलान किया था। खुमान रासो के कौन है? दलपति विजय है। विजयपाल रासो के कौन है? विजयपाल रासो के है नरसिंह भाट। कौन है भाई? नरसिंह भाट है। और परमार रासो के है हमारे जगनिक है। ठीक है। इसमें संगत पूछ रखा था, संगत एक ही ठीक दे रखा है, बिसल देव रासो नरपति नाल है। खुमारास जगनिक दे रखा, जिस जैसे ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसका क्या आएगा? दलपति विजय आएगा। विजयपाल रासो का चंद्र बरदाई दे रखा, ये क्या हमारा गलत है। विजयपाल रासो का क्या आएगा? नरसिंह भाट आएगा। और परमार रासो का क्या आएगा? जगनिक आएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? जो डिंगल भाषा है उसका संबंध बताना है किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य से, राजस्थानी से, अवधी साहित्य से, मैथिली साहित्य से? तो राजस्थानी साहित्य से डिंगल भाषा का संबंध है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसद तासी ने मानी है, पंडित राम नारायण दुगड़ू ने मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। ठीक है भाई। ये मैंने सभी करवा रखे आपको। ठीक है। आप जाके प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। और जो मैंने प्लेलिस्ट में भी नोट्स करवा रखे, ये मत सोचो मैडम ने वैसे ही बुक में से उठा के पढ़ा रखा, मैंने अपने नोट्स में से करवा रखा है, जिसकी एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहला ही है बरतेश्वर बाहुबली रास है, रसथुल्ली
भद्ररास है, नेमिनाथ रास है, संगीत रत्नाकर है। तो पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ठीक है। बतेश्वर बाहुबली रास किसकी है भाई, शालिभद्र सूरी की है, ठीक है। किसकी है, शालिभद्र सूरी की है। और 1184 में इसका प्रकाशन हुआ था, लिखी गई थी, यानी स्थूलिभद्र रास है हमारी, ये है जिनधर्म सूरी की है। किसकी है, जिनधर्म सूरी की है, ठीक है। इसका भी 11वीं सदी में इसका प्रकाशन हुआ था। और नेमिनाथ रास है किसकी है, ये है मुनि सुमति गण की है। किसके भाई, मुनि सुमति गण की है। इसका 1213 ईस्वी में क्या है, वो हुई थी भाई, प्रकाशन हुआ था। और जो संगीत रत्नाकर है वो है सारंगधर की। किसकी है, सारंग देव की है, धर की नहीं, सारंग देव की है, धर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसका प्रकाशन 13वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि है। जो पुष्पदंत है वो किस शताब्दी के कवि है, 8वीं के, 7वीं के, 10वीं के या 11वीं के। तो किसके भाई, 10वीं शताब्दी के हमारे कवि है पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है भाई, फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। फिर से ये आ गया, सही अनुक्रम बताना हमें। तो पहला ही है कुवलयमाला, कथा, राउलबेल, उक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, ठीक है। तो ये है ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। जो कुवलयमाला कथा है ये किसकी है भाई, उद्योतन सूरी की है। किसकी है, उद्योतन सूरी की है, जो 779 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। 779 में इसका क्या हुआ था भाई, प्रकाशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारी राउलबेल, ये किसकी है, रोड़ा कवि की है। इसकी भी क्या है, 10वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन हुआ था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है भाई, दामोदर शर्मा की है। 12वीं सदी में इसका प्रकाशन हुआ था। और वर्ण रत्नाकर किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। और 14वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या हमें सुमेलित करना है, ठीक है। कवि दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ इनकी कृतियां हैं। स्वयंभू की क्या है, स्वयंभू की रचना का क्या नाम है भाई, स्वयंभू पवन चरियो, ठीक है। एका 2 पुष्पदंत महापुराण, ठीक है। पुष्पदंत क्या है, महापुराण है। अब्दुल रहमान की क्या, कौन सी है भाई, संदेश रासक। और सबरपा क्या है, चरिया पद है। तो पहले का 2, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां। फिर इसमें क्या है भाई, मिलान है, सुमेलित करना है। ज्योतिश्वर ठाकुर किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर ने क्या लिखा, वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट की है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाल की है, बिसलदेव रासो। और रोड़ा कवि की है, राउल बेल, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, गोरखवाणी के संपादक है, कौन है भाई, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, श्याम सुंदर दास है, या पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। तो कौन है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। अगला क्वेश्चन है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ठीक है, ठीक है। उक्ति किसकी है भाई, ये सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति किसकी है, अमीर खुसरो की है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है, क्या है भाई, ये पहेलियों का संकलन है, कह मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, या मनोरंजन परक रचना है। तो क्या है ये भाई, फारसी हिंदी शब्दकोश है। क्या है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, ठीक है भाई। क्या है, जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आनंद कुमार स्वामी ने, शिव प्रसाद सिंह ने, या राम वृक्ष बेनीपुर ने। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आनंद कुमार स्वामी ने जो विद्यापति की पदावली है उसको क्या है, जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। और विद्यापति की पदावली को नागिन की लहर किसने कहा है, आप सभी मेरे को कमेंट में ये
जरूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? जो हठ योग था उसका प्रभाव किस कवि पर पड़ा था? स्वयंभू पर, घाघ बढ़री पर, गोरखनाथ पर या अध्यमान पर? तो गोरखनाथ पर हठ योग का प्रभाव पड़ा था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम क्या है भाई? सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक है, पवनचरियो, खुमान रास, बिसलदेव रास और चंद्रबाला रास है। तो पवनचरियो किसकी है भाई? हमारा 27वां क्वेश्चन है ये। पवनचरियो किसकी है? स्वयंभू कवि। किसकी है? स्वयंभू की है। ठीक है, खुमान रासो किसकी है? मैंने पीछे ही बताया है, दलपति विजय की है। 9वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन हुआ। और बिसलदेव किसकी है? नलपति नाल की है। 12वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन हुआ। और चंद्रबाला रास किसकी है? ये है आसगु कवि की है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है उसका विषय क्या है? पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य, व्याकरण? तो क्या है भाई? व्याकरण उसका विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। कौन नहीं है भाई 8वीं शताब्दी के कवि? हेमचंद्र नहीं है। ठीक है, हेमचंद्र जो है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। अगला है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। क्या है भाई? वर्ण रत्नाकर है। क्या है? वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया? ठीक है, बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया है? तो भाई किसने किया है? ये राहुल सांस्कृत्यायन ने किया है, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची ने या हरप्रसाद शास्त्री ने? तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया है भाई। अगला है, दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का या अवधी का? तो अपभ्रंश का ये छंद रहा है दोहा। खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? तो ये भाई कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है, मिस्टर बंधु का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, संदेशडू सबिथ्रु पई मई कहनु न जाई, जे कालागुनी मुद डरू सो बाहड़ी समाई। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है विमल सूरी, अद्यमान, हेमचंद्र, दामोदर भट्ट। तो कौन है इस पंक्ति के रचनाकार? अद्यमान इस पंक्ति के रचनाकार है भाई। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है भैया, हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो जयमंक जस चंद्रिका किसकी है भाई? तो किसकी है ये? मधुकर कवि की है। तो किसकी है ये? मधुकर कवि की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। ठीक है, सावकाचार देवसेन की है। नेमिनाथ रास किसकी है? सुमति गणी की है भाई। तो हमारा पहले का दो एक में ही है, यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। बी का 4 है भाई, सी का 1 है और डी का 3 है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। पहला कट जाएगा, तीसरा कट जाएगा और चौथा भी कट जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। जो हमारा सही अनुक्रम है इन रचनाओं का वो हमें लगाना। आप इन पे मत लगा जाना भी, जो मैंने टिक लगा रखे हैं। ठीक है, तो देखो, पहला भरतेश्वर बाहुबली रास, सावकाचार, चंद्रबाला रास, रेवंत गिरी। तो भरतेश्वर बाहुबली रास का प्रकाशन वर्ष कितना है? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका है 1184 ईस्वी। और ये किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। किसकी है भाई? शालिभद्र सूरी की ये रचना है।
सावकाचार किसकी है? ये है भाई देवसेन की। किसकी है? देवसेन की भी रचना है। और चंद्रबाला रास है आसगू कवि की। ठीक है। और 1200 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है। सावकाचार का कितना भाई? 933 ईस्वी। ठीक है। और रेवंतगिरी रास किसकी है? रेवंतगिरी रास है विजय सेन सूरी की है। विजय सेन सूरी की है भाई। इसका प्रकाशन वर्ष है 1231। कितना है? 1231 है। 1231। तो पहले आएगी हमारे 933 यानी देवसेन की स्वाकाचार। तो एक ही ऑप्शन में पहले स्वाकाचार है, तो डी ऑप्शन ठीक है हमारा। सी भी कट गया, बी भी कट गया और ए भी कट गया। फिर 1184 भरतेश्वर बाहुबली रास आएगी। फिर 1231 चंद्रबाला रास आएगी। फिर रेवंतगिरी रास यानी 1200 तो चंद्रबाला रास है और रेवंतगिरी रास है 1231, क्योंकि ये अच्छी तरह से लिखा जाता है इस पे, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो 36वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन रहेगा डी, यानी डी ऑप्शन हमारा ठीक है भाई। क्या है? डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से भाई सही मिला, सही अनुक्रम आ गया। ठीक है। दोहा कोश, स्वाकाचार, संदेश राशक और कीर्तिलता। तो दोहा कोश किसकी है भाई? दोहा कोश हमारे सहरपा की। सहरपा की है। सहरपा की है। सावकाचार किसकी है? पहले भी आया, किसकी है? देवसेन की है भाई। अभी हमने मिलान किया था उसमें आया था। ठीक है, देवसेन की है। और संदेश राशक किसकी है? अब्दुल रहमान की है। किसकी है? अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान की भाई। ठीक है। उसके बाद हमारी कीर्तिलता, ये किसकी है? विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं? सहरपा आते हैं, क्योंकि हमारे पहले कवि यही हुए हैं, तो इसलिए ये भी हो सकता है। लेकिन देखो दोहा कोश 3 में है। ठीक है। तो स्वाकाचार देवसेन की है और इसका प्रकाशन वर्ष था भाई 1933 ईस्वी। कितना? 1933 ईस्वी। इसका समथिंग 8वीं ईस्वी के आसपास है। ठीक है। इसका मेरे को अच्छी प्रकार से मिला नहीं है, डाउट में है भाई। ठीक है, लेकिन आएगी पहले ही। संदेश राशक की है भाई अब्दुल रहमान की है। ठीक है, 1200 ईस्वी में। और कीर्तिलता है 1400 ईस्वी की, विद्यापति की। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन और किस ग्रंथ में हुआ है? क्या है भाई? संत मत के अलावा शब्द है यानी शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो सिद्ध में हुआ, जैन में और नाथ में और सखी में। तो नाथ में इसका प्रचलन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फिर मिलान है भाई ये भी। ठीक है, निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ क्या है? पात्र है, एक तरफ रचनाकार है। तो रचनाएं हैं। चंदा चंदायन की है। नागमती पद्मावती में है, होती है। राजमती बीसल देव रासों में है। और मालवणी ढोला मारूरा दुहा में है। तो पहले का 2 है, दूसरे का 5 है। तो पहले का 2 है, दूसरे का 5 है। तो इसमें भाई हमारा बी ऑप्शन ठीक है, ये सभी कट जाएंगे। और सी का क्या है? 1 है ना, देखते हैं। सी का 1 ठीक है, बीसल देव रासो राजमती। ठीक है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कोटेशन दे रखी है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। कौन कौन सी भाई? वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद। ठीक है, देखो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविता, ये 4 होगी। सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान
कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य। ठीक है, देखो ये 5 होगी और ये 6 होगी। तो ये 6 धाराएं प्रबंध कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो किसका भी? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है, राहुल सांकृत्यायन का है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ये कथन हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है आदिकाल के विषय में। अगला क्वेश्चन है, कुंडलिनियां, जो कुंडलिनियां के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको नाद कहते हैं भाई। ये सीधा सीधा पेपरों में पूछा गया कई बारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। फिर क्या हमें ये सुमेलित करना है? ठीक है, पहला है प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है भाई? ये जैनाचार्य मेरु तुंकी है। क्या है भाई? ये जैनाचार्य मेरु तुंकी है। रणमल छंद किसका है? श्रीधर का है। जयचंद प्रकाश किसका है? जयचंद प्रकाश है हमारे भट्ट केदार का। जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि की है भाई। तो पहला है प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग का है। तो पहले का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इनको काट दो। एक रणमल छंद है श्रीधर का है। तो भाई ए ऑप्शन ही हमारा ठीक रहेगा। और जयचंद प्रकाश है भट्ट केदार का। जयमंग जसचंद्रिका है मधुकर कवि की। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है भाई, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? जो पुरुष परीक्षा है वो किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर के, गोरखनाथ के, विद्यापति के, आचार्य देवसेन की। तो विद्यापति की ये रचना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो है उसको सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल जी है, ये अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, गौरीशंकर झा भी अप्रमाणिक मानते हैं, डॉक्टर वुलर भी। तो क्या है? ये नहीं। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी क्या है? इनमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो भाई मैंने आपको पहले जितने भी है ये मैंने आदिकाल के क्वेश्चन करवा रही हूँ, इससे पहले मैंने भाषा के भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको। मैंने उनका पहले क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करवाया है आपको। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चनों में लगाने में डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मेरी जाके वो क्लास देखिए। ठीक है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ जाके उसको देखना आप। अगला क्वेश्चन है 45, रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन कार्य की लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई विद्यापति की रचनाओं का भाई देखो भाई इतना इसका प्रकाशन वर्ष तो है नहीं, वैसे इसको याद करना पड़ता है। तो पहले कीर्तिलता आएगी, फिर भूपरिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा, फिर लास्ट में क्या है? कीर्तिलता। ठीक है, देखो लास्ट में कीर्तिलता आएगी तो ये पहला ऑप्शन दिया, तीसरा तो कट ही जाएगा हमारा। ठीक है, और सबसे पहले इनके कीर्तिलता, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है भाई मिलान का आ गया भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। राहुल बेल क्या है? किसकी है भाई? राहुल बेल रचना है रोड़ा कवि की है। ठीक है, खुमान रासो दलपति विजय की है। चंद्रबाला रास किसकी है? आसगु कवि की है। और योगचर्या किसकी है? डोम्बिपा की है भाई। तो पहले का 4 ठीक है, बी का 5 ठीक है, सी का 1 ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। आगे फिर एक कोटेशन दे रखी है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये किसने कहा है? मुनि जिन विजय ने, राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये
कहा है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेनाओं के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो किस कृति में हुआ भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ? तो हमीर काव्य में इसका वर्णन हुआ है। अगला है भाई क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराज, ठीक है, जो रेवंत गिरिराज है वो विजय सेन सूरी की रचना है। नरपति नाल की है बीसल देव रासो, शालिभद्र सूरी की है भरतेश्वर बाहुबली, और रासगु कवि की है चंदनबाला राज। देखो कितने बार एक क्वेश्चन में घूम फिर के यही रचना यार, तो वैसे ही याद हो जाती है, आपको भी याद होने लगी होगी, ठीक है। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही आपको याद होगा। तो पहला विजय सेन सूरी की, रेवंत गिरिराज पहले का एक ही है, ठीक है, एक में ही है भाई, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो जो सिद्धों में प्रचलित था महामुद्रा, उस शब्द का क्या अभिप्राय है? तो सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्थिति संसर्ग, यही क्या है? ठीक है, महामुद्रा का ये क्या है? अभिप्राय है। अगला है हमारे पास 51वां क्वेश्चन, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है भाई, क्या है? हमें सही अनुक्रम बताना है। तो पहला है राउल बेल, ठीक है, राउल बेल किसकी है? रोड़ा कवि की है। किसकी भाई? रोड़ा कवि की, ठीक है, रोड़ा कवि की है, और 10वीं शताब्दी इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। इसके बाद है कुवल्यमाला कथा, ठीक है, क्या है? कुवल्यमाला कथा, ये किसकी है भाई? ये रहेगी हमारे उद्योतन सूरी की। किसकी है? उद्योतन सूरी की है, उद्योतन सूरी की है। 779 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद है वर्ण रत्नाकर, यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ण रत्नाकर है भाई हमारे ज्योतिश्वर ठाकुर की है। किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है भाई। 14वीं शताब्दी इसका प्रकाशन रहेगा। उसके बाद क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये है दामोदर शर्मा की। 12वीं शताब्दी इसका प्रकाशन रहेगा। तो पहले आएगा हमारा कुवल्यमाला कथा, फिर आएगी राउल बेल, फिर उक्ति प्रकरण, फिर वर्ण रत्नाकर। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। लास्ट में क्या आएगी? वर्ण रत्नाकर, ठीक है, किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है, और 14वीं शताब्दी की है, ठीक है। तो कुवल्यमाला कितने की है भाई? हमने लिखा था, कितना लिखा था? 779, ठीक है। नहीं भैया, तो ये इसका गलत है, प्रकाशन वर्ष गलत है, ठीक है, ये ठीक रहेगा आपका। अगला है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो प्राकृत में लिखी गई है, पैशाची में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है, या तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई है। तो भाई देखो, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं किस में लिखी गई है? पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। अगला है घोर अंधारे चंद्रमणि जी में उजो करई, परम महासुख एकहु कने दुरे अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है भाई? महासुख महासुह का तत्सम रूप है, ठीक है। महासुख वर्ज्यानियों का परिभाषिक शब्द है, ठीक है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ठीक है। महासुख निवारण प्राप्ति में बाधक है, ये क्या है? गलत है। तो 1, 2 और 3 क्या है हमारे? ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें बाधक नहीं है,
ठीक है, ये इसमें सहायक का कार्य करता है। अगला है भाई 54, हमारे पास रहेगा पंक्तियां है भाई और उनके रचनाकारों रचयिता के साथ उनका मिलान करना है। ठीक है, नगर बाहिरे डोभी तोहरी कुटिया छाई, तो कन्हप्पा की है ये। ठीक है, काया तरवल पंच बिडाल, ये किसकी है? लुईपा की। और ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार पेपर में पूछी देखो पूछी तो सारी जा चुकी है, लेकिन ये काफी बार आ चुकी है। काया तरवल पंच बिडाल, ठीक है, लुईपा की है। अगला है कड़वा बोलने बोलिस नारी, ठीक है, ये किसकी है? नरपति नाल की है। कड़वा बोलने बोलिस नारी किसकी है? नरपति नाल की है। डी है मोरा जोबन जोबना नवरेला भयो है गुलाल, तो ये किसकी है? खुसरो जी की है ये। तो पहले का 2 है भाई, तो एक में ही है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया और सारे कट हो गए हैं। अगला है 55वां हमारा क्वेश्चन रहेगा सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं। क्या है भाई? सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। क्या है भाई? वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? ये विचार है भाई रामचंद्र शुक्ल जी का ये विचार है। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों को इनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। फिर पंक्तियां भाई और उनके रचनाकारों के साथ क्या है? इनको सुमेलित करना है। अगला है पंडित शैल सत्य बख्याने, ठीक है, ये किसकी है? सरप्पा की है। देखो भाई पंडित आ गया और सबसे महान पंडित कौन है? सरप्पा है। थोड़े बहुत ट्रिक से भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, वैसे तो सभी अभ्यास से होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं हम। 9 लख पात्री आगे नाचे, क्या है? ये है गोरखनाथ। 9 लख पात्री आगे नाचे, 12 बरस ले कुकर जीवे, ये किसकी है भाई? ये है जगनिक की है। किसकी है? जगनिक की है। अगला है बज्जिन घो निशान राज चौहान चहो दिसी, ये किसकी है? चंद्रबरदाई की जी है। तो पहले का 3 तो एक में ही है भाई, और क्या है? सारे कट है। अगला है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के है जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तथा अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा भाई। आदिकाल में भाई ज्यादातर रामचंद्र शुक्ल के और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषाएं ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? देखो भाई ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये ध्यान से अपना याद कर लेना। सीधा सीधा बता रखा, जैसा पुराना चावल ही, ठीक है, इतना भी याद कर लोगे ना तो उससे भी आप पकड़ सकते हो किसका है ये। ठीक है, और कहाँ से है ये? हिंदी साहित्य के इतिहास से है। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उससे ये कथन है। ठीक है, और ये पूछ रखा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके आदिकाल के किस प्रकरण में ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है? तो किस में लिखा है? प्रकरण 4 में लिखा है। अब देखो भाई ये है, ये तो आपको बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा भी कौन से प्रकरण में कौन से में नहीं है। ठीक है, मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूंगी आपको कि बस आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाते रहो, पीआई को लगाते रहो। देखो मैं चाहती हूँ आप बुक भी पढ़ो, उसके बाद पीआई क्यू लगाओ। पीवाई क्यू लगाते हो बुक पढ़ने के बाद तो आपकी अच्छी प्रकार से रिवीजन होगी। अगला है भाई रचना और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। जहाँ एक तरफ रचना है दूसरी तरफ क्या हमारे रचनाकार दे रखे हैं। तो प्राकृत प्रकाश किसकी है? वरुचि की है। किसके भाई? वरुचि की है। सावकाचार देवसेन की है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? जैनाचार्य मेरुतुंग की है। और कुमाल पाल प्रतिबोध किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है। किसके भाई? सोमप्रभ सूरी की है। ठीक है, पहला है प्राकृत प्रकाश वरुचि, पहले का 2 एक में ही है तो बी ऑप्शन ठीक है, और क्या हमारे सारे कट हो गए हैं।
ठीक है, मैंने वैसे ही मिलान करके बता दिया। और वैसे भी जैसे इसमें क्या होता है, मिलान वाले में अगर हमें एक आता है, ठीक है, और वो भी हमें मिल जाता है तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है दब्बे सहाय प्यास। क्या है? दब्बे सहाय प्यास। देखो, दब्बे को द्रव्य, सहाय को स्वभाव, प्यास को प्रकाश, ठीक है, को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? ठीक है, तो किसने किया? वरुचि ने, देवसेन ने, पुष्पदंत ने या माइल धवल ने? तो माइल धवल ने इसको रूपांतरित किया है। ठीक है, दब्बे को द्रव्य में, सहाय को स्वभाव में और प्यास को प्रकाश में माइल धवल ने किया है भाई। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है यानी गलत है, वो हमें बताना है। क्या है? गलत है वो बताना भाई। ठीक है, गलत बताना है। एक तरफ प्रथम कवि दे रखे, दूसरी तरफ प्रस्तोता दे रखे हैं। प्रथम कवि किसने किसको माना है? पुष्पदंत, शिवसेंगर ने माना, ठीक है। शालिभद्र सूरि, रमाशंकर शुक्ल ने नहीं माना, ये क्या है हमारा गलत, और भी ऑप्शन हिट क्या है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना, ठीक है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, ये भी क्या हमारा ठीक है। तो सर शालिभद्र सूरि को किसने माना है? तो किसने माना भाई? ये माना गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने भाई? गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को प्रथम कवि माना। किसने भाई? गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला है अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक के हैं? तो किसके हैं? श्याम सुंदर दास के, रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के या रामविलास शर्मा के? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई शंभू के ग्रंथ, जो शंभू के ग्रंथ है वो हमें बताने हैं कौन कौन से भाई। ठीक है, तो प्योमचर्यु है, ठीक है। स्वयंभू छंद है, ठीक है। नय कुमार चर्यु नहीं है भाई, ठीक है। रिठ नेमिचर्यु है भी, ये भी ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्या है, पूरा का पूरा विकल्प दे रखा है, थोड़ा सा भी बड़ा कर लेते, बाद में देख लेंगे। अच्छी प्रकार पढ़ तो ले इसको। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? एक, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, बिल्कुल ठीक है। अभी पीछे क्वेश्चन में भी आया था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ठीक है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, ठीक है भाई। अगला है हमारा क्वेश्चन, खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए थे, यही क्या है, गलत है। ठीक है, उनकी वाणी कोई पोथियों का सहारा लिए हुए नहीं थी। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो हाँ भाई इसका पहला, तो हाँ इसका पहला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ठीक रहेगा। 64 क्वेश्चन का 65 क्वेश्चन है हमारा भाई, पैंसठवां क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है? भाई नहीं किया है वो हमें बताना है, ठीक है। तो किसको नहीं किया? कपालखा, मणिभद्रा, कनखलापा या लक्ष्मीकरा? तो कपालपा को, जो है कपालपा को, इसको योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है। पहले का 65वें का ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों में वह कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए? तो सरप्पा थे, सबरपा थे, लुइपा थे, डोम्बिपा थे? तो कौन थे? लुइपा थे भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किस आलोचक का है?
तो भाई किस आलोचक का कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांस्कृत्यायन का, या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में कौन से नाथ की वंदना की है? ठीक है, तो किसकी की है भाई? कौन से नाथ की वंदना की है? मत्स्येंद्र नाथ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य इस प्रकार है। नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले हैं, बिल्कुल ठीक है, और 84 सिद्धों के समान ही इनकी संख्या 9 है। ठीक है, सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, और नाथों की कितनी है भाई? 9। ठीक है, नाथों में देश के पश्चिमी भाग, विशेषतः राजपूताना और पंजाब को अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना। आप सभी को पता है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान और पंजाब की तरफ क्या है, जो गोरखनाथ हो गए, ठीक है, इनकी पूजा ज़्यादा की जाती है। अगला है, काफिर बोध नामक ग्रंथ का, जो काफिर बोध है ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है। इसमें पूजा, तीर्थाटन के साथ हज नमाज का भी उल्लेख है। तो ये भी क्या है हमारा? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। इन प्रसिद्धों के पंचमकार, जाति पाति विरोध आदि का प्रभाव मिलता, गलत है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या हमारा ऑप्शन? ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। तो क्या भाई? बी ऑप्शन ठीक रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है भाई, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालकनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है? तो सिद्धों से है, जैनों से है, नाथों से है, सिद्ध नाथ या दोनों से है? तो नाथों से है ये। अभी मैंने बताया था राजस्थान और पंजाब में क्या है, नाथों का ज़्यादा प्रचार मिलता है। ठीक है, नाथ संप्रदाय का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से श्रेयस्व काव्य के रचयिता है क्या भाई? श्रेयस्व काव्य के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। कौन है? हेमचंद्र है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। ये तो हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। नहीं भाई, इसका ये अलग है, ये अलग है, लेकिन है नाथों के विषय में। नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों की वर्जियान शाखा से ही निकला। ठीक है, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ये भी ठीक है। इस पंथ में पंचमाकार के साथ शारीरिक मानसिक सुचिता पर बल दिया गया, गलत है। इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणडे, नीचे दिए गए कूट से सही मिलान के। पहला, दूसरा और चौथा क्या है? ठीक है भाई इसका। अगला है, अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर जैन कवि के चरित्र काव्य लिखा। जो जैन कवियों ने भी चरित्र काव्य लिखा है राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर, वो कौन सा है? तो शालिभद्र सूरी है। ठीक है, किस साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य रचे गए? तो जैन साहित्य में सबसे ज्यादा चरित्र काव्य रचे हुए मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है भाई, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें क्या है भाई? सही है। ये कवि फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ठीक है, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ये भी ठीक है। इनमें उक्ति वैचित्य का नितांत अभाव है। ये क्या है? गलत है। उनमें औचित्य क्या है? उक्ति वैचित्य मिलता भी। इनकी पहलिया और मुकरिया प्रसिद्ध है। तो पहला, दूसरा और चौथा ठीक है, तीसरा क्या है हमारा? गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो जसहर चरयू क्या है? जैन साहित्य। ठीक है, चर्यापद नाथ साहित्य का नहीं है भाई, ये सिद्ध साहित्य का। किसका है? सिद्ध का चर्यापद। डोम्बिक गीतिका सिद्ध साहित्य की है। श्रुति पंचमी कथा जैन साहित्य की है। तो केवल 1, 3, 4 क्या है? ठीक है, दूसरा क्या है? गलत है। चलिए आप किसके हैं? सिद्ध के हैं, सिद्धों के है भाई। अगला है क्वेश्चन, पंक्ति दे रखी है, नगर बाहिरे डोंबी
तोहरी कुड़िया छई, झोई जाई सो ब्रहा नाड़िया। उक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो कन्हप्पा की है। किसकी है भी? कन्हप्पा की है। ये मिलान में भी आया था पीछे क्वेश्चन। अगला है, घोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लुट जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। तो यही क्या है? ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने ये क्या है? दोहा कहा है। और जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है वो खुसरो जी के क्या थे? क्या थे भाई? तो क्या थे? इनके गुरु थे। ठीक है भाई, क्या थे? इनके गुरु थे। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? मैंने ऊपर ही बताया है, नाथ कितने हैं? 9 है और 84 सिद्ध हुए हैं भाई। अगला है, इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में लिखा है? तो बिसलदेव रासो के संबंध में लिखा है। और इसको क्या है? एक संगारिक या विरह काव्य कहा है। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवध भाषा में की है। यहाँ अवध का क्या अर्थ है? ठीक है भाई, जो कीर्तिलता है उसकी रचना विद्यापति ने किस में की है? अवध भाषा में की है। और अवध भाषा का क्या अर्थ है? मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश। क्या है भाई? मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश। डी ऑप्शन क्या है हमारा? ठीक है। डिंगल भाषा क्या है? राजस्थानी प्लस में ब्रज भाषा। और पिंगल क्या है? अपभ्रंश प्लस में ब्रज। ठीक है, सॉरी भाई, डिंगल है अपभ्रंश प्लस में राजस्थानी और पिंगल है अपभ्रंश प्लस में ब्रज भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, असंगत कथन का चयन करना, जो भी गलत है वो हमें बताना है। पृथ्वी चंद्र कृत मात्र का प्रथमाक्षर दोहारो प्रथम बावनी काव्य है। कवि राजा बाकीदास ने कुक कवि 32 में सर्वप्रथम डिंगल का प्रयोग किया। ठीक है। हिंदी में दोहा चौथाई क्या? दोहा चौथाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद सर्वप्रथम हरिप्रसाद सूर्य ने किया। ये क्या है? गलत है। अगला है, जग सुंदरी प्रयोगशाला एक वैदिक ग्रंथ है जिसके रचयिता अज्ञात है। ये भी क्या है? ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, आदिकालीन काव्य रचनाओं के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करना, जो गलत है वो हमें बताना है। हेमचंद्र के प्राक्त पेंगलम में अपभ्रंश के दोहे संकलित है। नहीं भाई, ये क्या है? गलत है, अपभ्रंश के दोहे संकलित नहीं है। दोहा पदड़िया गेयपद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद है। ठीक है। कौन कौन से? दोहा पदड़िया गेयपद क्या है? अपभ्रंश काल के सबसे प्रमुख छंद हुए हैं। पवनचरियो 5 कांड है। पवनचरियो में 83 संधियां है। ठीक है। और एक महाकाव्य है पवनचरियो। ठीक है। और किसका? ये स्वयंभू का है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रंथ है। जो प्रबंध चिंतामणि है वो जैन साहित्य का क्या है? महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, एक मिनट, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी भी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई है वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में कहा है? तो किस में कहा? ये भी प्रकरण 4 में कहा है भाई। तो भाई इसी के साथ ही भाई हमारे जो आदिकाल के जितने PYQ बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है। और इसके बाद हूँ आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट तो करना ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे क्या है? आपका फीडबैक मिलता है। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।